इस बात को समझेंगे कि ये एक रासायनिक बंध नहीं है, ठीक है ना। ये भी वांडरवाल आकर्षण बलों की तरह ही है, बस थोड़ा ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। तो जब कभी हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं कौन कौन है, मेनली तीन को हम गिनते हैं, ज्यादा भी दिया हो सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनसे सहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है। मान लो कि हमारा हाइड्रोजन परमाणु इनमें से किसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में साझे का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर खींचा हुआ होगा। क्योंकि ये सब उच्च विद्युत ऋणात्मक हैं, इसलिए ये बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धनावेश और इन परमाणुओं के ऊपर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। इस तरह का अणु ध्रुवीय अणु कहलाता है, ये हम पहले से जानते हैं, ठीक है ना। फिर से बता दूं, जब हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्वों या परमाणुओं जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है, तो बंध के साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर आकर्षित होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से उस परमाणु के ऊपर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धनावेश आ जाता है। इस तरह के ध्रुवीय अणु जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो एक परमाणु का धनावेशित हाइड्रोजन दूसरे परमाणु के ऋणावेशित परमाणु या दूसरे अणु के ऋणावेशित परमाणु के साथ एक दुर्बल आकर्षण का अनुभव करता है। इसी आकर्षण को नाम देते हैं हाइड्रोजन बंध, ठीक है। तो हमने देखा कि जब हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्वों या परमाणुओं यथा फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से सहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है, तब उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु के कारण बंध के साझे का इलेक्ट्रॉन उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर खींचा हुआ होता है, जिससे ऑक्सीजन पर थोड़ा धनावेश और विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर थोड़ा ऋणावेश आ जाता है। ऐसे अणु परस्पर जब नजदीक आते हैं, तो एक अणु का धनात्मक हाइड्रोजन दूसरे अणु के ऋणात्मक परमाणु के साथ एक दुर्बल आकर्षण बल का अनुभव करता है या एक दुर्बल आकर्षण का बंध बना लेता है। इसी आकर्षण को नाम दिया गया हाइड्रोजन बंध। क्लियर है ये। अब हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं, मैं यही आपको प्रकार बता दे रहा हूं। पहला है जो सबसे कॉमन है, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध तब बनता है जब दो अलग अलग परमाणुओं के अणुओं के बीच बंध बन रहा हो। जैसे HF के दो अणु हैं, ये दोनों अलग अलग अणु हैं, इनके बीच हाइड्रोजन बंध बने तो ये कहलाएगा अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। ये एक अलग अणु, ये एक अलग अणु। ऐसे ही H2O के अणुओं के बीच बन जाए, तो जब हाइड्रोजन बंध का निर्माण दो स्वतंत्र अणुओं के बीच होता है, दो अलग अणुओं के बीच होता है, चाहे वो एक जैसे हो चाहे वो अलग अलग हो, दो स्वतंत्र अणुओं के बीच हो, तब वो कहलाएगा अंतराणुक आकर्षण बल। इस आकर्षण बल के कारण अणु, स्वतंत्र अणु एक साथ जुड़ जाते हैं, एक साथ एकत्रित रहने का गुण आता है उनमें। जबकि दूसरा प्रकार है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। अंतः अणुक का मतलब होता है
कभी कभी हमने ये भी देखा है कि एक ही अणु के दो समूह परस्पर हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं। यह है आर्थोनाइट्रोफिनॉल। आप इसमें देखिए दो समूह हैं, एक OH समूह और एक NO2 समूह। OH समूह का हाइड्रोजन NO2 के ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बंध बना ले रहा है। तो यहां किसी दूसरे अणु के साथ नहीं बना रहा है, एक ही अणु के समूह आपस में क्या कर ले रहे हैं, हाइड्रोजन बंध बना ले रहे हैं। इसको कहते हैं अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। इससे क्या होता है, इससे ठीक उल्टा होता है कि अब इस अणु ने अपनी क्षमता का प्रयोग अपने ही भीतर कर लिया, इसलिए ये दूसरे अणुओं से जुड़ने की क्षमता नहीं रखता और इसलिए ये आसानी से दूसरों के साथ समूह का निर्माण नहीं कर पाता है। ठीक है ना। जैसे आप देखते हैं कि मान लो एक स्वतंत्र कबीला है, एक ट्राइब है। अब उस ट्राइब ने ये डिसाइड किया है कि भाई हमारे यहाँ जो भी मैरिज होगी वो इस ट्राइब के अंदर ही होगी। तो ऐसे में उस ट्राइब का किसी और दूसरे ट्राइब या दूसरे कबीले के साथ संबंध नहीं बन पाएगा। जबकि अगर ये निर्धारित है कि एक ट्राइब का की मैरिज उस ट्राइब के अंदर नहीं होगी, दूसरे के होगी, तो फिर क्या होता है, वो अलग से जुड़ता है, दूसरे समूहों से जुड़ता है और बड़ी संरचना का निर्माण करता है। ऐसा है। ठीक है। अब हाइड्रोजन बंध के क्या प्रभाव है, किसी का माइक ऑन है, बंद कर लेंगे बेटा, चेक। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ और डिटेल नहीं है हाइड्रोजन बंध से रिलेटेड, और अगले पेपर में एक बार और आएगा आपका। खैर, यहाँ आपको बताया गया है कि द्रवों का वर्गीकरण उनके मध्य पाए जाने वाले बलों के आधार पर कुछ भागों में किया गया है। आयनिक द्रव, आयनिक द्रवों में जैसे पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड है तो द्रव ही, लेकिन यहां जो बंध है वो आयनिक बंध है। दूसरा है धात्विक द्रव, पिघला हुआ धातु, इनमें जो बंध पाया जाएगा वो न तो सहसंयोजक होगा न आयनिक होगा, वो धात्विक बंध है। संगुणित द्रव जैसे जल का अणु, ये स्वतंत्र अणु है जो आपस में समूहन कर लेते हैं, समूह बना लेते हैं। तो द्रव अवस्था में जल अगर बोल दें या द्रव अमोनिया बोल दें, ये संगुणित द्रव है। फिर सहसंयोजक द्रव, सहसंयोजक द्रव में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, इनमें आकर्षण का और बल होता है, जैसा कि वांडरवाल बल आपने पढ़ा, वो सब पाए जाएंगे। तो ये सब इसके अंतर्गत आएगा आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ईथर, ये सारी चीजें। ठीक है। अब द्रवों के कुछ सामान्य गुण हैं जो आप सब जानते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहला है आयतन। द्रवों का आयतन निश्चित होता है, यानी अगर 1 लीटर अगर आपने पानी लिया हुआ है तो पात्र बदलने से पानी का आयतन नहीं बदलेगा। भाई दूध आप लेते हैं मार्केट से, 1 लीटर दूध आपको दिया गया, तो क्या वो दूध वाला जब नाप उसी में 1 लीटर रहता है? नहीं। आप नोटिस करें कि आपके पास जिसमें आपके एक बर्तन में डाला वहां भी वो 1 लीटर ही रहता है। तो आयतन द्रवों का निश्चित रहता है। आकार, आकार निश्चित नहीं होता। बॉटल में दूध का आकार बॉटल जैसा होगा, आपके बर्तन में जो आपका कटोरा या कुछ है उसमें कटोरे जैसा हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि द्रव उस पात्र का आकार ले लेता है जिस पात्र में उसको रखा जाता है। तीसरा है घनत्व। गैस की तुलना में द्रव का घनत्व बहुत अधिक होता है। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि पानी का घनत्व लगभग 1000 गुना ज्यादा होता है, किससे? हवा से। ठीक है। तो आवाज तो यहां से जा रही है बेटा। ठीक, माइक चेक कर लें आप लोग अपना, यहां से तो सही है। ठीक है। हमने ये नोटिस किया कि किसी भी द्रव का घनत्व गैस की तुलना में बहुत ज्यादा, लेकिन ठोस की तुलना में थोड़ा कम होता है। ठोस से थोड़ा कम, गैस से बहुत ज्यादा।
कई बार हमने ये भी देखा है कि द्रव अवस्था में घनत्व ज्यादा भी होता है ठोस से। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगली चीज गलन की ऊष्मा। इसका मान वाष्पन ऊष्मा की तुलना में बहुत कम होता है। यानी जब कोई ठोस द्रव में बदलता है तो वो बहुत ज्यादा ऊष्मा अवशोषित नहीं करता, लेकिन किसी द्रव को अगर आपको वाष्प में बदलना है तो आपको बहुत ज्यादा ऊष्मा खर्च करनी पड़ती है। इसका ये अर्थ है। संपीडिता, जैसे हमने कहा था कि हम गैस को किसी पिचकारी के अंदर भर के दबाएं तो दबता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पानी भर के दबाएं तो नहीं दबता है आसानी से। इसी को कहते हैं संपीड़ित होना। तो द्रव का संपीड़न बहुत कम होता है। प्रयोगों से यह पाया गया कि अधिकतम 3% संपीड़न संभव है। विसरण, विसरण का मतलब होता है अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति। आप एक कांच के गिलास में पानी ले लीजिए और उसमें लिक्विड नील मार्केट में आसानी से उपलब्ध होता है, उजाला, एक बूंद डाल दीजिए और छोड़ दीजिए, बिल्कुल मिक्स मत कीजिए, हिलाइए नहीं, और आराम से देखिए उसको, तो आप पाएंगे उजाला बूंद नीचे आएगी और धीरे धीरे फैलना शुरू होगी। ये कहलाता है विसरण। लेकिन आप देखेंगे कि वो एकदम तेजी से नहीं फैलेगी, धीरे धीरे फैलेगी। यानी द्रवों में विसरण की गति गैस की तुलना में धीमी होती है, पर विसरण होता है। ठीक है ना। वाष्पन, हम सब जानते हैं कि अगर खुले में हम किसी द्रव को रख दें तो कुछ समय, कुछ घंटे या दिनों के बाद वो गायब हो जाता है। गायब इसलिए हो जाता है क्योंकि द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। ये कुछ गुण हैं। अब हम आते हैं द्रवों की संरचना पे, जिससे आपका पेपर में क्वेश्चन आता है। अब द्रवों की संरचना को जानने से पहले एक बेसिक आइडिया ले लीजिए कि द्रव के अधिकांश गुण ठोसों से मिलते हैं, गैसों से ज्यादा नहीं मिलते। यानी द्रव ज्यादा नजदीकी रिश्तेदार है किसका? ठोस का। गैस से उसका ज्यादा रिश्तेदारी नहीं है। ठीक है ना। तो इस आधार पे अलग अलग लोगों ने द्रवों की अलग अलग संरचना बताई। संरचना का मतलब उसमें अणुओं की व्यवस्था कैसी होती है। सबसे पहले आयरिंग ने बताया, आयरिंग का सिद्धांत। द्रवों की संरचना का पहला है आपका आयरिंग सिद्धांत। आयरिंग ने कहा कि द्रव में अणु सब जगह समान रूप से एकदम नजदीक नजदीक नहीं होते। कहीं कहीं द्रव के अणु बहुत नजदीक होते हैं और कहीं कहीं इनके बीच गैप पाया जाता है। अब इधर आप भर लीजिए। ठीक है ना। केवल इतना दर्शा रहे हैं। आप देखो ये खाली जगह है और ये भी खाली जगह है। तो इस तरीके से द्रव के अणुओं में इन्होंने कहा कि द्रव के अणु में सभी स्थान अणुओं से भरा हुआ नहीं होता। कुछ स्थान ज्यादा खाली होता है और कुछ स्थान पे अणु बहुत नजदीक होते हैं। जिस स्थान पे, अच्छा, इस बात की पुष्टि उन्होंने कैसे की कि द्रवों के बीच खाली स्थान होता है? उन्होंने 1 मीटर लंबी ट्यूब ली। इस 1 मीटर लंबी ट्यूब में उन्होंने कोई भी द्रव या पानी भरा। यह है 100 सेंटीमीटर। ऊपर से पिस्टन लगाया और इसको दबाया। जब दबाया, खूब दबाया, तो ये 100 सेंटीमीटर से घट के कहां तक आ गया? 97 सेंटीमीटर। इसका अर्थ है कि द्रव के अणुओं के बीच जगह थी, तब ना वो 3 सेंटीमीटर तक नीचे आया। जगह नहीं होती तो कहां जाता? मतलब गैसों की तरह द्रवों को भी संपीड़ित किया जा सकता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। उन्होंने अपने प्रयोगों में यह बताया कि किसी गैस को हम कुल मिलाकर 3% तक संपीड़ित कर सकते हैं, अर्थात गैस के भीतर 3% जगह खाली होती है। ये खाली जगह समान रूप से वितरित नहीं होती, असमान रूप से वितरित होती है। कहीं ज्यादा खाली होगा, कहीं कम खाली होगा। लेकिन अब इसमें आप दो तरह के अणु देख सकते हैं। एक अणु
जो उस गैप के दूर है, रिक्त स्थान से दूर है, रिक्त स्थान से दूर वाले अणु ठोस की तरह व्यवहार करेंगे, जबकि जो अणु रिक्त स्थान के पास हैं इनको गति करने के लिए जगह उपलब्ध है, इसलिए ये गैस की तरह व्यवहार करेंगे। तो द्रव के भीतर अणुओं का व्यवहार ठोस और द्रव दोनों की तरह होता है। जो अणु रिक्त स्थान के आसपास होते हैं वो गैस की तरह व्यवहार करते हैं, जो अणु रिक्त स्थान से दूर होते हैं उनके पास गति करने के लिए स्थान नहीं होता, वो ठोस की तरह व्यवहार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम कुल आयतन द्रव का VL माने, उसमें से ठोस वाले आयतन को घटा दें तो हमको गैस वाला आयतन यानी द्रव के अंदर कितनी खाली जगह है वो मिल जाएगी। और अगर इसको VL से भाग दे दें तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितने प्रभाज, कितना हिस्सा खाली है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक सिद्धांत। इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं। इसके बाद आते हैं दूसरा सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत का है बर्नौली और स्कॉट का सिद्धांत। बर्नौली और स्कॉट ने कहा कि जैसे ठोस में अणु एकदम नजदीक होते हैं तो नजदीक होने के कारण इनकी समन्वय संख्या अधिक होती है। समन्वय संख्या का मतलब एक परमाणु या अणु को घेर के रखने वाले परमाणुओं की संख्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सरल संरचना बनाऊं क्रिस्टल ठोस का, तो आप उसमें नोटिस करेंगे कि हमारा एक अणु 6 अणुओं से घिरा हुआ है। ये ठोस क्रिस्टल की संरचना है, तो यहां समन्वय संख्या 6 मानिए। द्रव में ये समन्वय संख्या थोड़ी सी कम हो जाती है, 6 की जगह 5 हो जाएगी। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क पड़ता यह है कि अब अणुओं के पास गति करने के लिए थोड़ी जगह हो जाती है। गति करने के लिए थोड़ी जगह हो जाने के कारण अणुओं में द्रवों के गुण पाए जाते हैं। द्रवों में जो भी गुण हैं वो इस कारण पाए जाते हैं। तो बर्नौली और स्कॉट ने कहा कि द्रव संरचना एक निबिड़ या संकुल या क्रिस्टल की संरचना या परफेक्ट स्ट्रक्चर जैसा होता है, किंतु संकुल ढीला होता है ना। जैसे ठोस में क्या है, एकदम नजदीक बिल्कुल पैक है, हिल डुल नहीं सकता, लेकिन द्रव में थोड़ा ढीला है, गैप है, हिलडुल सकता है। ठीक है, जैसे द्रव के एक कण के चारों ओर सामान्य निकट पैकिंग के 6 की जगह पे सिर्फ 5 अणु होते हैं, तो अगर एक सामान्य ठोस में हम देखें कि एक अणु के अगल बगल 6 हैं, तो द्रव में कितने होंगे? 5 होंगे। ठीक है, इसके बाद कणों को चाहे कितना भी अरेंज किया जाए, मतलब ये बहुत बेहतरीन व्यवस्था है, इससे अधिक आप व्यवस्थित नहीं कर सकते द्रव अवस्था में, है ना। अगर आपने ज्यादा व्यवस्थित किया तो वो ठोस हो जाएगा। द्रव अवस्था में रहते हुए इससे बेहतर व्यवस्था संभव नहीं है। तो इनके अनुसार द्रव जो है उनमें अणुओं की व्यवस्था क्रिस्टलों के समान होती है, किंतु इनमें समन्वय संख्या या घेरे हुए अणुओं की संख्या कम हो जाती है। फंडामेंटल आइडिया ये है। इसके बाद तीसरा सिद्धांत है साइबोटैक्टिक समूह मॉडल। द्रवों की संरचना का तीसरा सिद्धांत साइबोटैक्टिक समूह सिद्धांत। कभी कभी इसको स्वार्म समूह के नाम से भी जानते हैं, लेकिन खैर, यह सिद्धांत कहता है कि गैस के अणु झुंड के रूप में रहते हैं। आप एक बड़ी बिल्डिंग पे खड़े हो जाइए, आपके भटगांव या आप जहां रहते हैं वहां आसपास अगर कोई मैदान हो और वहां जानवर चल रहे हो तो उनको देखिए, बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर जैसा होता है। कई समूह होते हैं, हर समूह में 100 से लेके 200-400 तक अणु हो सकते हैं।
तो आपको दिखाई देगा कि जानवरों के कई झुंड मैदान में क्या कर रहे हैं, चर रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि जो झुंड है उसके अणु उसके अलावा नहीं है, बीच बीच में कुछ फ्री जानवर भी चर रहे हैं जो समूह का हिस्सा नहीं है। तो ये सिद्धांत कहता है कि द्रव की संरचना में बड़ी संख्या में अणुओं के झुंड होते हैं, जिसमें एक झुंड में 100 या उससे अधिक परमाणु पाए जा सकते उससे अधिक अणु पाए जा सकते हैं। साइबोटैक्टिक समूहों के बीच यानी इन समूहों के बीच अनियमित व्यवस्था पाई जाती है। पहली बात तो समूहों में अनियमितता होती है, समूह का साइज लगातार बदलते रहता है, और समूहों के बीच में ऐसे अणु भी होते हैं जो किसी समूह का हिस्सा नहीं होते। और इसके साथ साथ क्या होता है, ये जो बाहर वाले अणु हैं जो समूह का हिस्सा नहीं है, अचानक वो समूह का हिस्सा बन जाते हैं, जो समूह वाले हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ये सारी चीजें इसमें एक साथ चलते रहती है। तो साइबोटैक्टिक समूहों के बीच, इन्हीं समूहों को साइबोटैक्टिक समूह कहा गया है। साइबोटैक्टिक समूहों के बीच अणुओं की अनियमित व्यवस्था होती है। ये समूह स्थायी नहीं होते, इनकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती। आप एक परिसीमा नहीं बना सकते कि ये एक इस शेप का समूह है ना, वो शेप बदलते रहेगा, संख्या भी बदलते रहेगी, ठीक है ना। अणुओं की गतिशीलता के कारण साइबोटैक्टिक समूहों की स्थिति में लगातार परिवर्तन होते रहता है। ये समूह अपनी जगह बदल सकता है, आकार बदल सकता है, संख्या बदल सकता है। अतः गतिशीलता के कारण अणु समूह में निकलकर अनियमित समूहों के बीच आ जाते हैं और अनियमित वाले समूहों में जा सकते हैं। तो ये सिद्धांत है जो ये बताता है कि अलग अलग झुंड होते हैं। ये झुंड जो है वो परिवर्तनीय संरचनाकार के होते हैं, परिवर्तनीय संख्या के होते हैं। झुंडों के बीच में भी कुछ ऐसे अणु होते हैं जो बिना झुंड वाले होते हैं, स्वतंत्र घूम रहे हैं। कभी कभी स्वतंत्र वाले अणु झुंड में आ जाते हैं, कभी कभी झुंड वाले अणु स्वतंत्र हो जाते हैं। ये सब इसमें चलते रहता है, गतिशीलता बनी रहती है। तो इन सब के कारण हमने कुछ बातें सीखी कि द्रव में कण काफी निकट होते हैं। दूसरा, इन कणों की गतिज ऊर्जा और इनके कारण इनकी जो गति होती है वो ठोसों की तुलना में अधिक होती है। तीसरा, अधिक चाल के कारण चूंकि अणुओं की गति अधिक होती है, इसलिए प्रत्येक अणु थोड़ा ज्यादा स्थान घेरता है। द्रव के अणुओं के मध्य कुछ स्थान रिक्त होता है जो द्रव को बहने में सहायता करता है। रिक्त स्थान के निकट का कण गैस के कण के समान व्यवहार दर्शाता है। तो रिक्त स्थान के नजदीक के जो कण होंगे वो गैस की तरह व्यवहार करेंगे, दूर के कण ठोस की तरह व्यवहार करेंगे। तो सारा मिला के ये हमारा निकला। इसमें से एक आध सिद्धांत आपसे पूछा जाता है। इसके बाद आपके में दिया हुआ है द्रव क्रिस्टल, पर मेरा ख्याल है इसके बाद आपका एक बड़ा हिस्सा छूट जाता है, वो है विलयन। विलयन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 12वीं में आपने पढ़ा है, ठीक है ना। बिल्कुल वही चैप्टर है, बिल्कुल सारी चीजें वही हैं। तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करूंगा ताकि आप उसको देखें। बुक में, किसी बुक में है, किसी बुक में नहीं भी है। जैसे शिवलाल अग्रवाल की जो बुक है जो मेरे पास है, इसमें आपका विलयन चैप्टर का डिस्कशन नहीं है, लेकिन पेपर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं विलयन, विलयन पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं मिश्रण। दो अक्रियाशील पदार्थों को परस्पर मिलाने से प्राप्त पदार्थ मिश्रण कहलाता है। दो या दो से अधिक अक्रियाशील पदार्थों को मिलाने से प्राप्त पदार्थ मिश्रण कहलाता है। अब मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। समांगी मिश्रण किसको कहते हैं बताइए, तो मैं जान जाऊंगा कि आपको विषमांगी बन जाता है।
चलिए माइक ऑन कर सकते हैं। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? नाम बता के बताएंगे ताकि पता चले कौन बता रहा है। पूरी तरह से मिल जाते हैं जैसे। नहीं, ये तो आप विलयन पे पहुंच गए, अभी विलयन पे नहीं पहुंचना है। अभी आपको खाली ये बताना है समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। और कोई? जैसे उदाहरण बताइए। आपने आपने एक परिभाषा बता दी, लेकिन मतलब क्या समझ में आया? तत्व। अच्छा ये बताओ, मैं सीमेंट और रेत को मिक्स कर दूं अच्छी तरह से, ये समांगी मिश्रण है या नहीं? अलग अलग देखा है, जैसे कि जैसे मान लो कि मैंने नमक और शक्कर पीस के मिला दिया, तो क्या ये समांगी मिश्रण है? हाँ, क्या बोला बेटा? बोलो बोलो, फिर से बोलो। ठीक है। नहीं, पीस दो, मिक्सी में डाल के पीस दो। अब जरा समझे। तो भाई, अगर मैं कहूं कि मैं बेसन और हल्दी डालूं, तो समांगी है या नहीं? देखिए, आप समांगी को नहीं समझ पाए, कुल मिला के वही मैं जानना चाह रहा था। देखो, इसको एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक है ना? मान लीजिए कि मैं 100 ग्राम चना लेता हूं, बड़े कण ले रहा हूं अभी, ठीक है ना? बड़े कण में ले रहा हूं, और 100 ग्राम मैं मूंगफली ले रहा हूं, मूंगफली दाना। इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स किया मैंने, और मिक्स करके इसके तौल के, भाई 100 ग्राम 100 ग्राम टोटल 200 ग्राम हो गया। इनको अच्छी तरह मिक्स करके मैंने 20 हिस्से किए, तौल के बिल्कुल, और 20 लोगों को दिया और कहा गिनो, आपके पास चना और मूंगफली दाना बराबर कितनी संख्या में है? तो क्या 20 लोगों के पास ये संख्या समान होगी? नहीं होगी, ठीक है ना? अब आइए आप नमक और शक्कर के पिसे हुए मिश्रण पे, कितना भी बारीक पीस लो आप उसको, ठीक है ना? मैं अगर कहूं कि डिटेक्टर है हमारे पास, मशीन है कोई ऐसी जो नमक के कणों को अलग चुन सकती है, शक्कर को अलग चुन सकती है, और मैं उसको मिक्सी में डाल के अच्छी तरह पीस के उसके 20 हिस्से करता हूं, और मशीन से गिनता हूं कि कितने हिस्से नमक और कितने हिस्से शक्कर हैं, तो क्या 20 हिस्सों में बराबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसी को कहते हैं संघटन का स्थिर होना। मात्रा बराबर नहीं होती है, दिखाई देने से हम इसको 1 मिनट के लिए किनारे कर देते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखिए कि समांगी मिश्रण में मिश्रण के हर भाग में दोनों घटकों का की जो मात्रा का अनुपात है वो बराबर रहना चाहिए। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब एक भौतिक प्रावस्था गायब हो जाती है, रह ही नहीं जाती। आप उसको किसी तरीके से नहीं पहचान सकते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो जैसे अगर आप पानी में 1 चम्मच शक्कर डालें, ठीक है ना? 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम शक्कर डालिए, पिसा डालिए, खड़ा डालिए, और उसको अच्छी तरह घोल लीजिए। जब सारा शक्कर घुल जाए, कुछ नहीं बचे,
तो इस 110 ग्राम पदार्थ के आप 50 हिस्से कर लीजिए और 50 लोगों को भी दीजिए और कहिए कि भाई रासायनिक रूप से अध्ययन करके बताओ कि इसमें पानी और शक्कर का अनुपात क्या है। आपने पानी लिया था 10, शक्कर लिया था 1, उन सब के हिस्से में अनुपात 10:1 ही मिलेगा। किसी के में 9:2 नहीं मिलेगा, किसी के में 10.5:5 नहीं मिलेगा, किसी के में 11 नहीं मिलेगा, सबके में 10:1 ही मिलेगा। तो हम कहेंगे ये एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, समांगी का अर्थ होता है विलयन के प्रत्येक हिस्से में अनुपात स्थिर रहेगा, दोनों घटकों का मात्रात्मक अनुपात स्थिर रहेगा। तो विलयन की परिभाषा से हम यहां बात खत्म करेंगे। ऐसा दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा समांगी मिश्रण, पहली बात तो समांगी मिश्रण है जिसमें घटकों के संघटन को यानी पदार्थों की मात्रा को एक सीमा तक परिवर्तित किया जा सकता है। फिर से, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा समांगी मिश्रण है जिसमें घटकों की मात्रा या घटकों के संघटन को एक सीमा तक परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, परिभाषा अच्छी तरह याद रखेंगे, बाकी कल देखते हैं।